हम लोग एंथैल्पी के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, काफ़ी मज़ेदार पढ़ चुके हैं। अब उसका हम केमिस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं उसका हम बताते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा। ये तो बिल्कुल होता ही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने किसी स्टूडेंट को कोई टीच किया उसे डाउट्स या उसे परेशानी रह जाए। एक्सोथर्मिक, सबसे पहले एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे, धीमे धीमे सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, इनकी डेफिनेशन से वाकिफ़ तुम लोग बहुत पहले से होगे। 9th-10th में ये डेफिनेशन और डिफरेंस रटते आए होगे, लेकिन यहाँ तुम्हें पूरा फील होगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की ब्रीफ बता दूं, ताकि कई लोग को पता होगा, कई लोग फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। एक्सो को मैंने याद किया था एग्जिट से, और इनसे किया था एंट्री से। मतलब जिसमें हीट निकले वो एक्सोथर्मिक होती है, जिसमें हीट की ज़रूरत पड़े वो एंडोथर्मिक होती हैं। हम इसका सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, तो आखिरकार इसकी डेफिनेशन लिख लो एक्सोथर्मिक की। क्या लिख लो? एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन कहलाती है जिसमें हीट निकलती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आखिरकार जैसे मान लो कोई A प्लस B ने रिएक्शन किया, उसने C और प्लस D बनाया, उसमें कुछ ना कुछ तुम्हें हीट दिखेगी कि नहीं? इसी हीट, जो हीट होती है, इसी हीट एनर्जी को हम मतलब पढ़ते हैं, इसी को पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। इसी को तुमने एंथैल्पी पढ़ा होगा। और जब मैं स्कूल टाइम में था तो जब भी मेरे दिमाग में एंथैल्पी आता था, जब भी किसी ने कहा कि एंथैल्पी, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले हिट करता था पता क्या? हीट। जिसने बोला एंथैल्पी, मेरे दिमाग में सबसे पहले हीट क्लिक किया, क्योंकि हीट को थोड़ा हम लोग जानते पहचानते हैं, इसके बारे में थोड़ा ढंग से जानते हैं। एंथैल्पी नाम सुनते घबराहट सी होने लगती है। देखो, तो इसका मतलब हुआ चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि जैसे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, और देखो सुनो, आखिरकार हीट इवॉल्व हो रही है। हीट इवॉल्व मतलब कि सिस्टम से हीट निकल रही है। इसका मतलब सिस्टम से जब हीट निकलती है तो साइन कन्वेंशन का नेगेटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये वाली सिचुएशन तुम्हें याद रखनी चाहिए। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जैसे एक कंबशन की रिएक्शन होती है, जब बर्न करते CO2 निकलती है, CO2 गैस बनती है, और उसमें से तुम्हें 393.5 किलो जूल तुम्हें हीट मतलब निकलती दिखती है, एनर्जी जो तुम्हें गर्मी सी फील होती है वो इतनी निकलती है। तो आखिरकार बेसिकली ये क्या है? अगर इसे तुम एंथैल्पी को फॉर्म में लिखोगे तो इसे लिखोगे डेल H इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल। ये रहा तुम्हारी पहली बात। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ते हैं। इतना याद रखना कि एक्सोथर्मिक को हम नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं नेगेटिव? क्योंकि सिस्टम से, इसलिए लेते हैं क्योंकि सिस्टम से हीट निकलती है। जब सिस्टम से कोई चीज़ निकलती है उसे हम नेगेटिव ही लेते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालो, वो है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, उसमें कुछ नहीं है, द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एवोल्यूशन है वहाँ एब्जॉर्प्शन लिख देना, जहाँ एवोल्यूशन है वहाँ एब्जॉर्प्शन लिख देना, ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो आखिरकार एंडोथर्मिक की डेफिनेशन क्या मिलती है? द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी और कॉल्ड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि जो हीट कहाँ जा रही है? सिस्टम ले रहा है, मतलब सिस्टम इसमें हीट ऑब्जर्व कर रहा है। इतनी बात तुम्हें याद रखना है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो A प्लस B है, इन दोनों को रिएक्शन कराने के लिए तुम्हें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम मान देते उसे हीट दे दी है, उससे तब C प्लस D बनेगा। इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि A प्लस B इक्वल टू C प्लस
डी, इसको जब तुम यहाँ लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ हीट। कई लोग गलती यहाँ कर देते हैं कि एंडोथर्मिक को नेगेटिव मान लेते हैं और एक्सोथर्मिक को पॉजिटिव मान लेते हैं। गलती मत करना। जब भी हीट सिस्टम को दी जाएगी तो वो हम पॉजिटिव ही मानेंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई हो कि डेल एच इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर तुम देखना चाहो कि जैसे मान लो हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी है और हम क्या बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं NO। जैसे हमने इतना बना लिया है 2NO। इन दोनों की रिएक्शन कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ती है। वो जो हम देते हैं उसकी अमाउंट कितनी होती है, 180.5 किलोजूल। तब जाके रिएक्शन होती है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो अपने से नहीं होती, उन्हें एनर्जी एक्स्ट्रा आपस में बाहर से देनी पड़ती है। तो चेंज इन एंथैल्पी कितनी हो गई, 180.5 किलो जूल। ये रही इसकी चेंज इन एंथैल्पी। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक नहीं आया है तो वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो, क्योंकि जब तक पीछे वाला नहीं आया तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखो बेसिकली आखिरकार तो मैं देख लेना कि हम यहाँ एच ही क्यों ले रहे हैं। देखो यहाँ बेसिकली जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के वहाँ हीट से मतलब है, और हमने एच इसलिए लिया है ताकि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो तुम हीट होती है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। और इसमें एक कंडीशन और लोग मान के चलते हैं कि हाँ वॉल्यूम भी कांस्टेंट मान लेते हैं। और तुम जानते हो कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हीट होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। लेकिन जब दोनों चीज़ एक साथ आ जाए, वॉल्यूम भी कांस्टेंट प्रेशर भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चाहे तुम Q इक्वल टू डेल एच लिखो चाहे डेल U लिखो, एक ही सा मतलब जनरली लोग इसे लिखना ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो अब जो हम लोग स्टार बना एक पॉइंट लिखते हैं वो है क्या, रिएक्शन एंथैल्पी। रिएक्शन एंथैल्पी तो मैं यही एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से बिल्कुल मिलता जुलता लगेगा, बस इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन में यूज़ करने वाले हैं। देखो रिएक्शन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आखिरकार जो रिएक्शन हो रही है उसमें से कितना हीट का एक्सचेंज एवोल्यूशन या मतलब एवोल्यूशन हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आखिरकार एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं, जैसे देखो इसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एंथैल्पी को हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। चेंज लिख रहे हैं इसलिए डेल लिख रहे हैं आर। इस आर को हम लोग यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। इस आर का मतलब होता है कि रिएक्शन या फिर चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। इतनी बात थोड़ी समझने वाली बात है। अगर देखो इसे समझते कैसे हैं, डेल आर इक्वल टू देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं समझा दूँगी कैसे। देखो तुम्हारे पास बेसिकली CH4 मीथेन प्लस O2 मतलब उसे जलाया जा रहा है, CO2 गैस निकलेगी, कुछ वाटर वेपर्स निकलेंगे और काम ख़त्म। अब इसमें देखना क्या करके क्या क्या हीट का फिर एनर्जी का लोच आ रहा है। सबसे पहले से करेंगे बैलेंसिंग। केमिस्ट्री में एक चीज़ सीख लेना वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करोगे तो ये 2 यहाँ हो गए। प्रैक्टिस करोगे तुम्हें भी आ जाएगा। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है क्योंकि बड़ा क्रांतिकारी काम होता है। वैसे तो ये 10th क्लास में ही आ जाना चाहिए, लेकिन 11th क्लास में आंखें तब खुलती हैं जब 10th क्लास का रिजल्ट बिगड़ चुका होता है। देखो इसका हम निकालना चाहते हैं कि रिएक्शन
रिएक्शन एंथैल्पी, तो RH। देखो हम क्या करेंगे, एंथैल्पी किसकी, CO2 की, प्लस एंथैल्पी यहाँ देखो H2O की, और 2 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हो गया है प्रोडक्ट का। अब ऐसे सेम टू सेम तुम रिएक्टेंट साइड करोगे। रिएक्टेंट साइड में एंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2 है तो यहाँ 2 से लिख देंगे, क्योंकि हम बेसिकली हमें एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी पता होती है, 2 निकालने, 2 के लिए निकालने के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कई जगह तुमने एक देखा होगा कि HM ऑफ CO2 प्लस 2HM H2O माइनस HM CH4 प्लस 2HM O2। हम इसका मतलब समझाते हैं आखिरकार। इसका HM का मतलब क्या होता है, देखो HM का मतलब होता है मोलर एंथैल्पी। पहली बात यार ये पता है, जैसे एंथैल्पी नाम आता है ना डर सा लगने लगता है, इसलिए जब भी एंथैल्पी आया थोड़ा दिमाग में हीट से सेट करके रखना, क्योंकि हीट में हम लोग अगर आए थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहता है यार। जितना मैंने अपना ऑब्जर्व किया है, देखा है, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर उसे हीट ज़्यादा दिमाग में सेट करो तो ज़्यादा सही रहता है। इतना चीज़ क्लियर आ गई होगी, मज़ा आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन तुम्हें NCERT में भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। जैसे देखो फास्फोरस, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो फास्फोरस प्लस Br ब्रोमीन गिब्स 2P Br3, और इसमें एंथैल्पी रिएक्शन है वो भी स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड के लिए एक तुम्हें समझने वाली बात है कि जहाँ स्टैंडर्ड आ जाता है ना, वहाँ कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शन लगा देते हैं ताकि बच्चे, इसी का मतलब दो कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, देखो सुनो, स्टैंडर्ड में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। स्टैंडर्ड मतलब होता है कि 1 बार तुम प्रेशर लेना है बस। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि प्रेशर की वैल्यू 1 बार होनी चाहिए, बाकी कोई चीज़ वैल्यू चेंज होती रहे। क्योंकि जहाँ एंथैल्पी का है वहाँ मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कितना ले रहे हो, 1 बार ले रहे हो, इसलिए इसका स्टैंडर्ड नाम रखा है। स्टैंडर्ड में ज़्यादा घबराया नहीं करो। डेफिनेशन मुझे पता है काफ़ी बोरिंग एंड पकाऊ लगती है। इसकी होती है 243 किलो जूल, इतना हमने समझ लिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज व्हेन, देखो कैलकुलेट। तो हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं कि आप देखो इसको सॉल्यूशन की तरफ, आंसर सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे देखो फास्फोरस ब्रोमीन गिब्स PbR3, इसको सबसे पहले हम बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग 2 यहाँ करोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये Br2 होता है, सॉरी Br2 हम लिखना भूल गए थे, Br2 होता है। इसका सबसे पहले हमने बैलेंसिंग कर लिया है। मोलर मास किसका, फास्फोरस का कितना होता है तुम सब जानते हो, 31 ग्राम पर मोल। मतलब अगर तुम 1 मोल फास्फोरस लो तो उसका होता है 31 ग्राम। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमें मास कितना दिए रखा है, मास दे रखा है हमें 10.32 ग्राम। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। तो मोल हम निकालेंगे, देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट, मतलब जो हमें दिया है मास अपन उसका मोलर मास, मास अपन मोलर मास भी लिख सकते हो, मास अपन मोलर मास। तो 10.32 मोलर मास कितना है 31, इसे तुम डिवाइड करके लाओगे तो 0.333 मोल इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी। तो और हम जानते हैं कि एंथैल्पी चेंज फॉर 2 मोल क्या है, एंथैल्पी चेंज। देखो बेसिकली यहाँ जो हम बैलेंसिंग करेंगे तो 2 मोल के लिए एंथैल्पी चेंज बताया जा रहा है।
देखो 2 मोल के लिए देखो एंथैल्पी चेंज फॉर 2 मोल, देखो 2 मोल के लिए कितनी होती है, वो होती है 243। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब नहीं लेंगे, हम कहेंगे दो फास्फोरस के लिए 243 होती है। हम कहेंगे एक फास्फोरस के लिए कितना होगा, तुम कहोगे 243/2। जैसे 4 लोगों के लिए 100 सेब हैं, 4 लोगों के लिए 100 एप्पल हैं। अगर हम तुमसे पूछें कि 1 लोगों के लिए कितने एप्पल हैं, तुम कहोगे 25। ऐसे ही 2 फास्फोरस के लिए 243 चेंज एंथैल्पी है। हम कहेंगे 1 के लिए, तुम कहोगे इतनी, तुम निकाल लोगे इतनी 1 2 1.5, तुम कहोगे इतनी बात है। हम कहेंगे कि 0.33 मोल के लिए कितनी है, तुम कहोगे कि 121.5 × 0.33। आंसर जो तुम्हें देखने को मिले, देखो यहाँ अब इसकी वैल्यू नेगेटिव थी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और जो तुम्हारे पास आंसर आ जाए वही करेक्ट आंसर है। मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, जो भी आएगा एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखो एक छोटी सी बात मैं थोड़ी क्लियर कर दूं ताकि तुम्हारे दिमाग में नहीं रहे। देखो सुनो, यहाँ जो तुम्हें नेगेटिव की वैल्यू दिख रही थी ना, क्या ये नेगेटिव की वैल्यू दिख रही थी? ये जो नेगेटिव है मतलब ये जो भी तुम समझ रहे हो, जो हीट एंथैल्पी दी जा रही है, इस नेगेटिव है इस सब का पता मतलब क्या है कि रिएक्शन पता कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। याद रखना, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो ये एंडोथर्मिक होती है। ये तुम्हें दिख रही है ना नेगेटिव की वैल्यू, ये नेगेटिव की वैल्यू, तो इस नेगेटिव का मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना कि रिएक्शन एंथैल्पी और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों एक से ही मिलते जुलते हैं। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि वो अलग है वो अलग है। एक्सोथर्मिक एक प्रकार की रिएक्शन है जिसमें बताया जाता है कि हीट निकल रही है, और एंडोथर्मिक एक रिएक्शन इसमें बताया जाता है कि हीट की ज़रूरत है, और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में बताया जाता है आखिर कितनी हीट निकल रही है, कितनी हीट और एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन जो होती है ना, वो ये यहाँ पढ़ा रहे थे, ये जो बताती है रिएक्शन एंथैल्पी बताती है कि आखिरकार कितनी निकल रही, हाउ, मतलब इसे तुम न्यूमेरिकल वैल्यू में इसकी वैल्यू तुम्हें दी जाती है। इतनी थोड़ी दिमाग में सेट करते रहना ताकि तो पढ़ने में मज़ा आए। तो सही है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ भी रहे होगे। अगर इतना समझ में आ रहा है, अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दो, और अच्छा लग रहा हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ शेयर करो। कितने फ्रेंड के साथ करो शेयर? एटलीस्ट 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि हमें भी एक थोड़ा सपोर्ट सा मिले कि हाँ यार हम ज़्यादातर लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, एक अच्छा सा लगता है, फीडबैक मिलता है। इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि यार जब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं तुम हमारे लिए भी कुछ करो तो सही लगेगा। मतलब कम से कम 3 फ्रेंड के लिए अपने शेयर करो, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी तुम शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो, ताकि एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिले। अब बताइए यहाँ तक आपको कैसा लगा पढ़ के मुझसे? कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ सजेशन हो बताने के लिए तो कमेंट्स में आप बेहिचक बिल्कुल लिख सकते हैं। और ग्रुप ज्वाइन करना हो, एक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप पे जाकर तुम बेहतरीन तरीके से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक अगर आया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शेयर करते रहो और स्टडी करते रहो।